नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। ईरान युद्ध में डोनाल्ड ट्रंप ने जो गलती की उसकी तो सारी दुनिया ने निंदा की ही। बिना किसी क्लियर ऑब्जेक्टिव के ट्रंप युद्ध में उतर गए और फिर उससे बाहर निकलने के लिए व्यग्र हो गए और पाकिस्तान जैसे एक आतंकी देश से मध्यस्थता करवाने लगे। वो बातचीत तो फेल होनी ही थी, बातचीत फेल हो गई, लेकिन ट्रंप की बेवकूफ़ी से ईरान का मन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो एक तरह से कहें तो गुंडागर्दी पे उतर गया। जी, ईरान के प्रति लोगों की सिंपैथी पहले थी कुछ लोगों की कि भाई अमेरिका सीधे उसके घर में जाके उसके ऊपर हमला कर रहा है वगैरह वगैरह, लेकिन ईरान कभी दूध का धुला नहीं था। देखिए, ईरान की पार्लियामेंट से इजराइल के खिलाफ डेथ टू इजराइल करके ऐसे ऐसे नारे लगाए गए। खैर, लोग उस चीज को भूल गए। डोनाल्ड ट्रंप ने जो मनमानी की, सारी दुनिया ने उसकी निंदा की, लेकिन ट्रंप जब मैदान छोड़ के भाग गया क्योंकि वो व्यग्र हो गया था, उसको इस युद्ध से बाहर निकलना था, तो उसके बाद ईरान को ऐसा लगा कि अगर ट्रंप इस तरह से मैदान छोड़कर भाग सकता है तो ईरान जैसे कुछ भी कर सकता है, और ईरान खुल करके गुंडागर्दी पे उतर आया। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, गुंडागर्दी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ईरान ने ऐलान कर दिया कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहां से गुजरने वाले सारे जहाज से वो टोल वसूल करेगा, $2 मिलियन। अब आप सोचिए कि ये तो गुंडागर्दी है जिसका आरोप अमेरिका के ऊपर लगता रहा है कि अमेरिका हमेशा अपनी मनमानी करता रहा है। जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उसके बेडरूम से उठा लिया उसकी पत्नी के साथ, ईरान पे जाकर के हमला शुरू कर दिया। उसने कहा कि ग्रीनलैंड पे हम कब्जा कर लेंगे। तो जो ईरान ये कहा करता था कि अमेरिका अपनी मनमानी कर रहा है, वही ईरान खुद मनमानी पे उतर आया और उसने कहा कि अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जितने जहाज गुजरेंगे उन सबों को $2 मिलियन देना पड़ेगा। अब देखिए, ये गुंडागर्दी नहीं है तो और क्या है। दुनिया में कहीं भी जो नेचुरल वाटरवेज हैं, स्ट्रेट्स जो होते हैं वो नेचुरल होते हैं, उस पर टोल नहीं लग सकता, कहीं टोल नहीं लगता। कैनाल की बात अलग होती है, जैसे सुएज कैनाल है, पनामा कैनाल है, तो वो जैसे नहर बनती है वैसे वो कैनाल्स बनाए गए हैं और वहां पे टोल लगता है। लेकिन जो स्ट्रेट होता है वो प्राकृतिक होता है, कैनाल जो होता है वो मैनमेड होता है, वो लोग बनाते हैं। ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उस पर जो टोल लगाने की बात ईरान ने कही वो सीधी सीधी जबरदस्ती है और सीधे शब्दों में कहें तो गुंडागर्दी है। दरअसल ईरान को गलतफहमी यह है कि वो अपनी मनमानी कर सकता है। उसे शायद यह भी लगता है, गलतफहमी यह भी है कि उसने जैसे ट्रंप को हरा दिया है। ट्रंप पीछे हटा इसलिए नहीं कि ईरान कोई ताकतवर है, ईरान की तो बुरी तरह से उसकी मिलिट्री की हार हुई है, उसकी एयरफोर्स की, उसके एयर डिफेंस की जबरदस्त हार हुई है, वो बुरी तरह से परास्त हुआ है। ट्रंप को पीछे इसलिए हटना पड़ा या ट्रंप की हार इसलिए हुई क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ग्राउंड पर अपनी सेना भेजना नहीं चाहते थे और इसलिए उनको पीछे हटना पड़ा। क्योंकि अगर ग्राउंड पे सेना भेजते तो मैस कैजुअलिटी होती, बड़ी संख्या में सैनिक मारे जाते। ट्रंप वो चाहते नहीं थे क्योंकि अमेरिका में भारी विद्रोह हो जाता। विरोध हो भी रहा है अभी कि भैया क्या कर रहे हो। ट्रंप ने तो कहा था कि हम किसी नए युद्ध में नहीं पड़ेंगे और ईरान युद्ध में वो जाकर के पड़ गए। तो ईरान को यह गलतफहमी हो गई है कि जिस तरह से उसने ट्रंप को पीछे हटने पे मजबूर कर दिया, उसी तरह से वो सारी दुनिया को $2 मिलियन पर जहाज पे करने पे मजबूर कर देगा। ये ईरान का मिसकैलकुलेशन है, मिस इंटरप्रिटेशन है, गलत तरीके से उसने चीजों को इंटरप्रेट किया है। अब देखिए इसका परिणाम क्या हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि ट्रंप ने अब नकेल और कस दी है ईरान की। ट्रंप का अब यह कहना है कि तुम जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो जहाज गुजरेंगे उससे $2 मिलियन मांग तो रहे हो, अब हम किसी को तुम्हारे पोर्ट पे जाने ही नहीं देंगे। उसने ब्लॉकेट कर दिया है। मतलब अब कोई भी जहाज अगर ईरानी पोर्ट पे जाएगा या उधर से आएगा तो अमेरिका की नेवी जो है वो उसको ना आने देगी ना जाने देगी। अब आप सोचिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना इंपॉर्टेंट जगह है, उसका आपने क्या हाल कर दिया है। दुनिया का जो 20% जो ऑयल का ट्रेड है, फर्टिलाइजर्स हैं, LNG है, वो सब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। अब आपने कैसी स्थिति पैदा कर दी आप समझिए। और खास करके भारत के लिए मुश्किल स्थिति पैदा हो जाएगी। भारत में जब से युद्ध शुरू हुआ है LPG की किल्लत आप देख ही रहे हैं। उसकी एक मेन वजह है कि 15 जहाज अभी भी वहां फंसे हुए हैं और ईरान ने ये जो नया बखेड़ा खड़ा कर दिया कि हम पैसा वसूलेंगे, दुनिया में कोई इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। खुद उसके जो पड़ोसी हैं
देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक तरफ ईरान है तो दूसरी तरफ ओमान है। ओमान ने कहा जी हमको तो पैसा नहीं चाहिए। ईरान ने कहा कि पैसा हम लोग शेयर करेंगे, ईरान और ओमान मिलकर के पैसा शेयर करेंगे। ओमान ने तो कह दिया कि हमें पैसा नहीं चाहिए, और यूएई ने भी कह दिया कि भाई ये तो बहुत गलत है, क्योंकि अगर पैसा लेने की बात होगी तो उस क्षेत्र में जितने दूसरे देश हैं उन सबों के ऑयल एक्सपोर्ट पे असर पड़ेगा। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो ईरान ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि अपने पड़ोसी भी उससे खुश नहीं है, और भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, जापान ऐसे देशों के लिए ईरान ने बहुत बड़ी मुश्किल खड़ा कर दी है। वो कहता है कि कुछ देशों को हमने इजाजत दे दी है, जैसे भारत भी उसमें है, पाकिस्तान है, चीन है, रूस है, इराक है, लेकिन भाई वहां पे अब अमेरिका जा करके बखेड़ा खड़ा कर रहा है। तो तुम दोनों ने मिलकर के सारी दुनिया के लिए समस्या खड़ा कर दिया, और ईरान को कम से कम ये तो नहीं करना चाहिए था। भाई तुम्हारी लड़ाई अमेरिका के साथ है, लड़ो ना भाई, लेकिन ये जो एक नेचुरल वाटरवे है वहां पे तुम कहते हो कि हम 2 मिलियन US डॉलर हम वसूल करेंगे, तो ट्रंप ने अब नाकेबंदी कर दी है वहां पे। और आप ये समझ लीजिए कि इससे ईरान को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अमेरिका की जो सेंटकॉम है, जो सेंट्रल कमांड है, उसने कह दिया है कि भाई वो अब किसी के साथ कोई रियायत नहीं करेगा। जो भी जहाज हो, किसी भी देश का हो, अगर ईरान के किसी पोर्ट पे जा रहा है या ईरान के पास किसी भी उसके कोस्टल एरिया में जा रहा है तो उसको वो छोड़ेगा नहीं। अब देखिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, दुनिया का 20% ऑयल और गैस का जो व्यापार होता है उसी के थ्रू होता है। और जैसा मैंने आपको बताया, भारत, चीन, जापान, साउथ कोरिया, इन सबों के लिए तो लाइफ लाइन है वो। अब देखिए अमेरिकी नेवी क्या करेगी, अब तो किसी को जाने नहीं देगी। और ये जो ईरान वालों ने जो इंटरनेशनल वाटर में जो माइंस लगाए थे वहां पे, पहले तो उनको खत्म करेगी, माइंस को खत्म करेगी वहां पे, और उसके बाद पहले माइंस को हटाएगी और उसके बाद सबको वहां जाने से रोकेगी। अब तो नेवी यही करेगी ना। अब सोचिए कि इसके लिए अब मान लीजिए भारत का जहाज आ रहा है, वो क्या करेगा वहां पे, जो 15 जहाज वहां पे फंसे हुए हैं। ये कौन सी स्थिति भाई आपने खड़ी कर दी है? अब ये वक्त आ गया है कि भारत सरकार को भी इस पे खुल के बोलना पड़ेगा। देखिए अब ये इन लोगों के झगड़े में दुनिया के दूसरे देशों का नुकसान हो रहा है और पूरी इकोनॉमी पे इसका असर पड़ेगा। ईरान को अपनी लड़ाई अमेरिका से लड़नी है, इजराइल से लड़नी है, भाई लड़ो, लेकिन अब इस तरह से किसी जहाज को तुम जाने नहीं दोगे, 2 मिलियन US डॉलर वहां से लोगे, कि किसने तुम्हें अधिकार दिया भाई? क्या किसी ने अधिकार नहीं दिया? और तुम गुंडागर्दी करोगे तो वो गुंडागर्दी करने के लिए अमेरिका वहां बैठा हुआ है, उसने एक नई गुंडागर्दी शुरू कर दी। तो इन दोनों ने मिलकर के भारत जैसे देशों के लिए बड़ी मुश्किल स्थिति पैदा कर दी है, और ईरान को यह समझना पड़ेगा कि वो इस लड़ाई को ज्यादा देर तक इस तरह से वो खींच नहीं सकता, क्योंकि उसके पास वो ताकत नहीं है। युद्ध में अमेरिका और इजराइल ने मिल करके उनकी जो हालत की है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को जो बर्बाद किया। आपको पता है ईरान में इंटरनेट पूरी तरह से बंद है, इसलिए आपको यह जानकारी नहीं मिलती है कि वहां पे किस तरह का विध्वंस हुआ है। चारों तरफ विध्वंस हुआ है, लेकिन ईरान ने इंटरनेट बंद किया हुआ है। अमेरिका इसलिए पीछे हट गया क्योंकि उसको जमीन पे अपनी सेना भेजनी नहीं थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सारी दुनिया में आप इस तरह से दादागिरी करें, और ईरान जो दादागिरी कर रहा है वो उसके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। अभी देखिए, अगर जब ब्लॉकेड अमेरिका कर देगा, उसके बाद ये जो चीन से उनके पास हथियार भी जो जाते हैं ना, वो भी जाने बंद हो जाएंगे। क्योंकि एक तो ट्रंप ने ऐसे ही धमका दिया है कि अगर चीन ने हथियार भेजा, जो शोल्डर बेस्ड जो एंटी एयरक्राफ्ट जो मिसाइल भेज रहा था चीन, जो रॉयटर्स ने खबर दी, हालांकि चीन ने मना किया है, लेकिन जो भेज भी रहा था तो अब तो सारे जहाज की वहां पे चेकिंग होगी, तो उनके पास वो हथियार भी नहीं पहुंचेंगे। तो जानबूझ करके ईरान ने एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है, और ये वक्त आ गया कि भारत जैसे देशों को भी खुल के बोलना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी को भी अब ये बोलना चाहिए। भारत ये कहता रहा है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ये एक फंडामेंटल राइट है, एक तरह से फंडामेंटल राइट है, और इस राइट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन ईरान जिस तरह से इस फंडामेंटल राइट को चैलेंज कर रहा है, तो अब भारत जैसे देशों को भी खुल के बोलना पड़ेगा। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो आसिम मुनीर है, जो उसने मंसूबे पाल रखे थे कि ये मीडिएशन का पूरा क्रेडिट वो ले जाएगा, एक फोन कॉल जो गया, अब खबर ये आ रही है और खुद ईरानियों का ये कहना है कि ये बातचीत सफल हो सकती थी, लेकिन नेतन्याहू ने एक बीच में फोन कॉल कर दिया। जब इस्लामाबाद में बातचीत चल रही थी तो नेतन्याहू ने जेडी वेंस को फोन किया, और उसने फोन पे क्या कहा नहीं कहा ये नहीं मालूम है नेतन्याहू ने क्या समझाया, लेकिन उसके बाद ही ईरानियों का यह कहना है कि ये जो बातचीत थी वो असफल हो गई। ईरानियों को इजराइल से नफरत है, नेतन्याहू से नफरत है, ये बात तो मालूम है। ये बात मानने वाली नहीं है वैसे, लेकिन ये आरोप है ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास
और आगची उन्होंने एक्स पे एक पोस्ट किया, उसमें कहा कि भाई ये बातचीत सफल हो जाती अगर नेतन्याहू ने जेडी वेंस को कॉल करके नहीं समझाया होता कि भाई हमारा भी ख्याल रखो, हमें बिल्कुल ओवरलुक मत करो। देखिए इसमें कितनी सच्चाई है तो नहीं मालूम है, लेकिन अगर नेतन्याहू ने फोन किया भी तो कुछ गलत नहीं था। कि ये लड़ाई तो अमेरिका और नेतन्याहू मिलकर लड़ रहे हैं ना, नेतन्याहू के ऊपर भी बहुत दबाव है। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये पूरा जो मामला है ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक ईरान इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करेगा। इसकी जड़ में यह है कि ईरान इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। आपने देखा होगा वहां के पार्लियामेंट में डेथ टू इजराइल, डेथ टू इजराइल, ऐसे बहुत सारे नारे लगते हैं, बहुत सारे नारे लगे हैं। भाई किसी एक देश को यह अधिकार नहीं है कि दूसरे देश को डेथ टू इजराइल कहे। जब तक आप इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कीजिएगा, इजराइल भी आपको छोड़ने वाला नहीं है। और ईरान कोई दूध का धुला नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया है। जितने भी हिजबुल्लाह और हमास जैसे आतंकी संगठन है, सबको ये फंडिंग करता है, सबको ये फंडिंग करता है। तो इजराइल अमेरिका के साथ मिल करके इस बातचीत को सफल नहीं होने देगा, ये तो बिल्कुल कोई इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और ईरान का जो रवैया है उससे तो बिल्कुल यह स्पष्ट है कि इजराइल हमेशा अपनी तरफ से तो कोशिश करेगा ही, तो इसमें कंप्लेंट क्या करना है। लेकिन एक चीज जरूर हुई है कि नेतन्याहू के एक फोन कॉल ने आसिम मुनीर के उस मंसूबे को ध्वस्त कर दिया, जिसमें वो ये सोच रहे थे कि वो इस बातचीत के बाद अगर कोई समझौता हो जाता है तो उसका क्रेडिट लेंगे। ये आसिम मुनीर का ये जो मंसूबा था, ये तो नेतन्याहू ने बिल्कुल ध्वस्त कर दिया। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो कुछ भी हो रहा है, ईरान ने भी जो गुंडागर्दी शुरू कर दी है और ट्रंप ने उस गुंडागर्दी का जवाब जो दूसरे तरह की गुंडागर्दी से दिया है, अब वक्त आ गया है कि भारत को और प्रधानमंत्री मोदी को इस पे खुल के बोलना होगा और यह कहना होगा कि भाई हमारे लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो रही है। हमारे देश की जो जनता है वहां पे हमारे एलपीजी का संकट हो रहा है, एलएनजी का संकट हो रहा है और यह ठीक नहीं है। भारत को खुल करके इस युद्ध में अपना पक्ष रखना होगा और ईरान को भी यह समझाना होगा कि भाई अपनी लड़ाई खुद लड़ो, दूसरे देशों को मजबूर मत करो कि इसमें वो कूदे। और देखिए आसिम मुनीर ने क्या किया है, वो तो एक तरफ मध्यस्थता करवा रहा था और दूसरी तरफ अपनी सेना उसने सऊदी अरब भेज दी, 13,000 सैनिकों को वहां भेज दिया, क्योंकि उसको सऊदी अरब से पैसा लेना है। क्योंकि एक डिफेंस एग्रीमेंट है सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में कि अगर दोनों में से किसी एक देश के ऊपर हमला होता है तो दूसरा देश भी उसे अपने ऊपर हमला समझेगा और अपने आप को डिफेंड करेगा। तो ये जो मुनीर है उसने 13,000 की सेना सऊदी अरब भेज दिए। अब समझिए कि ये आसिम मुनीर बिल्कुल वही रोल प्ले कर रहा है जो कि डॉक्टर जयशंकर ने कहा था कि पाकिस्तान तो एक दलाल है, उसको पैसा चाहिए, सऊदी अरब से पैसा चाहिए, अपने सैनिक वहां भेज दिए उसने, उसको अमेरिका से पैसा चाहिए क्योंकि आईएमएफ वर्ल्ड बैंक से जो पैसा मिलेगा वो बिना अमेरिका की रजामंदी के मिल नहीं सकता है, ईरान से तेल चाहिए। तो ये राहुल गांधी का जो पूरा गैंग है जो ये ज्ञान दे रहा था, उसको देखना चाहिए कि पाकिस्तान का क्या हाल हुआ है। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो हो रहा है उसमें प्रधानमंत्री मोदी को अब खुल करके बोलना चाहिए। ये वक्त आ गया है कि ईरान की इस गुंडागर्दी को कॉल आउट किया जाए। अभी के लिए इतना ही, हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।